हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इससे हमें पता लगता है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है स्टॉक मार्केट में, और हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और कभी भी कोई गड़बड़ होती है तो हमें किस डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहिए ये हमें पता रहता है। इसीलिए ये स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर हर किसी को पता होना चाहिए जो भी स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है या ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली टॉप हेड कौन है जो इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हेड आता है स्टॉक मार्केट में वो है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो सेबी है ये कंट्रोल करता है पूरे स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को। कंपनीज के सारे रेगुलेशंस इसके कंट्रोल में होते हैं कि कंपनी जो भी है वो अपना जैसे भी बिजनेस कर रही है बस उस बिजनेस को वो रिपोर्ट करेंगी, चाहे बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ये उनको हर कंपनी को जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी उन कंपनीज को सेबीज को अपनी रिपोर्ट्स देनी होती है। और वो रिपोर्ट्स कैसे देती है? वो रिपोर्ट्स 4 फॉर्म्स में देती है, यानी कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 क्या है? ये है रिजल्ट्स हर 3 महीने पे जो आते हैं। तो क्वार्टर 1 हमेशा मार्च महीने से शुरू होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जिसके रिजल्ट्स यानी कि इन 3 महीनों के जो रिजल्ट्स आते हैं वो जून में डिक्लेयर होंगे। मई के बाद जून, तो जून में क्वार्टर 1 आता है। इसी तरीके से 3-3 महीने का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 रहता है। तो इसमें सारी रिपोर्ट्स कंपनीज देती हैं सेबी को कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। और इसके साथ साथ जो भी कंपनी के अंदर मीटिंग्स, चेंजेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंजेस, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में चेंजेस, जितनी भी चेंजेस होंगे वो सारी रिपोर्ट सेबी को देनी होती है। तो टॉप हेड कौन हो गया? टॉप हेड पूरे स्टॉक मार्केट का सेबी है। सेबी अब क्या करता है कि स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए सेबी 2 एक्सचेंजेस रखता है अपने पास। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इनके अंदर बेसिकली कंपनीज लिस्टेड होती हैं, ठीक है। और ये कंपनीज लिस्टेड होने के बाद ये सारी कंपनीज इनके उसमें परफॉर्म करती है कि कैसे इनके शेयर प्राइस में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अब क्योंकि हर कोई चाहता है कि इन्वेस्ट करना कंपनीज में, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं डिपॉजिटरीज, जिनको बोलते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये क्या है? ये है डिपॉजिटरीज, यानी कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो कंपनी के खुद के मालिक हैं, वो अपनी ही कंपनी या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, ठीक है। हम बात कर लेते हैं प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी के ओनर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद एफआईआई, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। उसके बाद डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कभी कभी इन्वेस्ट करती है। और इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स, जैसे कि हम और आप लोग, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इन्वेस्ट डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस में नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पर तो बस कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हम इन डिपॉजिटरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिटरीज के जो हम जैसे ही कोई शेयर्स को एनएससी या बीएससी पर बाय करेंगे तो वो एक डीमैट अकाउंट ये प्रोवाइड करती है डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल या सीडीएसएल। तो इन डीमैट अकाउंट का एक नंबर होता है, जैसे कि हमारे बैंक के नंबर होते हैं। उस नंबर में हमारे शेयर्स ऑटोमेटिकली, सपोज हमने ए कंपनी का शेयर खरीदा और एनएससी से, और बी कंपनी का शेयर खरीदा पीएससी से, तो क्या होगा कि ये शेयर्स ए या बी दोनों के दोनों एक दिन बाद, ट्रेडिंग डे 1 की साइकिल मोस्टली रहती है, जो कि कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी, ये डिपेंड करता है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। तो ये 1 या 2 दिन के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और डीमैट अकाउंट किसके पास होता है? आपका कंट्रोल वो सीडीएसएल के पास होता है। वो स्टॉक्स में कोई मैनिपुलेशंस नहीं कर सकता है जैसे बैंक होते हैं, उनके पास आपका रिकॉर्ड रहता है सारा कुछ। तो अब क्या है कि आप भी डायरेक्टली, या ये जो भी जितने भी लोग हैं डायरेक्टली, सीडीएसएल और एनएसडीएल खुद डायरेक्टली इसको ऑपरेट नहीं करेंगे कि कोई भी उनसे डायरेक्टली शेयर्स बाय करे। सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या करेंगे कि ये अपने अंडर में, हम इधर लिख लेते हैं सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल, ये क्या करेंगे कि अपने अंडर में कुछ ब्रोकर्स को ये काम सौंप देते हैं कि आप जो है डीमैट अकाउंट लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का, जैसे भी आप खोलिए, और उस अकाउंट को हम मेंटेन करके रखेंगे।
तो ब्रोकर्स हो जाते हैं दो तरीके के। अब एक हो जाते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स और दूसरे हो जाते हैं बैंक्स। बैंक्स को भी अलाउड है कि ये डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हैं। अब फर्क क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर्स मोस्टली क्या कहते हैं, ये इनके चार्जेस थोड़े कम होते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, और यहीं पर बैंक्स के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और बैंक्स के चार्जेस के साथ साथ बैंक्स का जो मार्जिन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं, टैक्सेस वगैरह भी शायद थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी होती है। और बैंक की जो फंक्शनिंग है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक ओवरलोडेड होते हैं अपनी फंक्शनिंग को लेकर, जैसे कि उनका अकाउंट्स ऑपरेट करने होते हैं, सेविंग अकाउंट्स या करेंट अकाउंट्स, इसके साथ साथ वो कुछ गोल्ड अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। ऐसे बहुत सारी फंक्शनिंग जो है बैंक्स करते हैं। तो उसके साथ साथ डीमेट अकाउंट्स भी बैंक अगर ऑपरेट करते हैं तो इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है और इसमें चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। इसीलिए कभी कभी ये ऑप्शन ठीक नहीं रहता है कि बैंक के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट खोलें। तो मोस्टली आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप देख सकते हैं। जीरोदा है, इसके साथ साथ एंजल ब्रोकिंग है, इसके साथ साथ ग्रो है, इसके साथ साथ अपस्टॉक्स है। ऐसे कई सारे हैं, कई सारे डीमैट डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट, और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपने अकाउंट खोला और आपने कोई भी पर्टिकुलर शेयर खरीदा, तो वो उस दिन एक पोजीशन में जाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ठीक से समझ लेते हैं। क्या होगा कि जब भी आपने एक स्टॉक, ए स्टॉक को आपने बाय किया, तो ये जो ए स्टॉक आपने बाय किया, ये पहली बार आपके पोजीशंस में जाएगा, क्योंकि अभी ये आपके डीमैट अकाउंट में नहीं गया है। तो पोजीशंस का मतलब है कि अभी आपके डिस्काउंट ब्रोकर के पास है ये शेयर, डिस्काउंट ब्रोकर के पास है। जब भी ये पोजीशंस दिखाएगा कभी भी, तो इसका मतलब डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास है। तो ये आप इमीडिएटली सेल भी कर सकते हैं या जैसे भी है, पर इसमें चार्जेस लगते हैं भले टैक्स के रूप में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग डे 1 के बाद मोस्टली अब ऐसा रूल आ गया है, ये ट्रेडिंग साइकिल के बाद 1 के बाद अब क्या होगा कि ये वापस होल्डिंग में चला जाता है। और जब भी आपके शेयर्स होल्डिंग में दिखने लग जाएं, तो इसका मतलब अब ये डिपॉजिटरीज के पास चले गए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, CDSL और NSDL के पास आपके शेयर्स चले गए हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पोजीशंस का मतलब होता है कि हमेशा वो शेयर्स अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स या बैंक्स के साथ ही हैं, अभी वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं गए हैं। और जब होल्डिंग्स में आ जाता है, इसका मतलब अब आपके वो डीमैट अकाउंट में स्टोर हो गए हैं डिपॉजिटरीज के पास। अब आप थोड़ा सेफ हो सकते हैं कि हाँ, अगर कभी डिस्काउंट ब्रोकर्स बंद भी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इन शेयर्स को CDSL और NSDL के पास होते हैं अथॉरिटी, और ये आपके बस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखती है। ऑथराइजेशन सेलिंग और बाइंग की सिर्फ आपके पास होती है एज अ मेन और एक्टिव अकाउंट होल्डर। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सारी पता होनी चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, प्लस आपको एक हायरार्की पता होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो आपको एक बेसिक चीज़ें समझाने के लिए था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।